नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई नंबर 1 आराधना काव्य के बारे में आगे हम वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम इकाई नंबर 2 न्याय मंत्री इकाई के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके लेखक हैं सुदर्शन। तो विद्यार्थी मित्रों, न्याय मंत्री इकाई के बारे में चर्चा करने से पहले हमें लेखक का परिचय क्या है इसके बारे में समझ प्राप्त करना आवश्यक है। तो लेखक का परिचय ये है। लेखक का जन्म, सुदर्शन जी का जन्म 1896 में हुआ था और निधन 1968 में ईस्वी में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था, यानी कि सुदर्शन जी उसका उपनाम है, जिसका मूल नाम क्या है तो कि बद्रीनाथ शर्मा था। इनका जन्म 1896 पंजाब ईस्वी में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था, यानी कि सुदर्शन जी बचपन से ही कहानियाँ लिखने का शौक था इनको और इसीलिए वो बचपन से ही कहानियाँ लिखते थे। और इनके कहानी संग्रहों में किस कहानी संग्रहों की इन्होंने रचना की है, तो इस प्रकार इनकी कहानी संग्रह इस प्रकार है, जैसे कि पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि इनके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इन नाम से इन्होंने कहानी संग्रहों की रचना की है। और इनका एकमात्र उपन्यास है, इसका एकमात्र उपन्यास है भागवंती, यानी कि सुदर्शन जी ने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है भागवंती। इस कहानी में इस कहानी का निष्कर्ष क्या है? न्याय मंत्री कहानी जो सुदर्शन जी ने लिखी है, इस कहानी में सुदर्शन जी क्या हमें सिखाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये जो कथा वस्तु है, पूरी स्टोरी है, इसका टुकमा सारांश के रूप में यहाँ पर दिया गया है, जिसको हम समझते हैं। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा को देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। यहाँ पर सम्राट शब्द आया है, तो सम्राट शब्द का मतलब क्या होता है? सम्राट यानी कि ये जो कोई राजा होता है जिसके आसपास के राज्यों का आधिपत्य अपने हाथ में हो, अपनी धुरा में हो, जो राजा कहता है उसके मुताबिक अपने आसपास के राज्यों या बहुत सारे छोटे छोटे रजवाड़े जिनका आधिपत्य अपने हाथ में हो, या अब जो राजा कहता है उसके मुताबिक उसका राजकारभार चलता है, तो उसे सम्राट कहते हैं। तो ये जो सम्राट अशोक हैं, अशोक के राज्य की जो घटना घटी, उनके राज्य में जो घटना घटी, उनके साथ जो घटना घटी है, उसको कथा वस्तु बनाकर यहाँ पर सुदर्शन जी ने इस कहानी न्याय मंत्री की कहानी को यहाँ पर लिखा गया है। और शिशुपाल से मुलाकात होने पर उनकी योग्यता देखकर, यानी कि शिशुपाल नाम का एक ब्राह्मण था जो सम्राट अशोक के राज्य में न्याय मंत्री का पद पर आसीन थे, उनको केंद्र में रखकर ये कहानी लिखी गई है। तो यानी कि योग्यता को देखकर उनको न्याय मंत्री बनाया गया है। न्याय न राजा देखता है और न रंग, यानी कि सम्राट अशोक के राज्य में जो न्याय होता था वो कैसा होता था? राजा और रंक यानी कि गरीब प्रजा दोनों को समान, जो कोई गुनाह करता है तो उसको समान दंड दिया जाता था, जो कुछ अच्छा कार्य करता था तो उसके लिए उपहार भी समान मात्रा में दिया जाता था, भेंट सौगात समान मात्रा में दिया जाता था, तो जिसे न्याय कहते हैं।
तो ये न्याय जो चीज़ होती है, ये जो राजा न राजा देखती है, न रंग, न छोटा व्यक्ति को देखती है, न बड़ा व्यक्ति को। जो जिसने गुनाह किया उसके गुनाह के मुताबिक उसको सज़ा जो को मिलनी चाहिए वो तो मिलकर ही रहती है। ऐसा यहाँ पर इस कहानी में कहा गया है। और अब जो न्याय तंत्र हमारे देश में जो चल रहा है उसको विश्वास दिलाने की प्रयास यहाँ पर किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस कहानी प्रेरक कहानी के रूप में न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। यानी कि आज जो न्याय तंत्र हमारे देश में चल रहा है या हमारे देश में जो लोग जी रहे हैं उसके लिए ये प्रेरक कहानी है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब हम इस कहानी का कथा वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका कथा वस्तु इस प्रकार है। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी, बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। यहाँ पर एक शब्द आया है, संध्या। संध्या यानी कि शाम का समय। दिवस जब आथम जाता है, यानी कि दिवस डूब जाता है, तब जब अंधकार वातावरण में, सारे अंधकार में वातावरण में फैल जाता है, उसी समय को संध्या कहते हैं। और ऐसा ही समय था। ऐसे में किसी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया, यानी कि दरवाजे पर खटखटाया, आवाज़ की दरवाजे से। और अंदर रहे हुए ब्राह्मण ने कहा, कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने कहा। थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए उन्होंने पूछा। और बाहर से जो दरवाज़ा खटखटाने वाला जो व्यक्ति है उसने आवाज़ दी कि एक परदेसी। उन्होंने बाहर से आवाज़ दी, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? उन्होंने कहा कि यहाँ पर रात तक गुजरने के लिए मुझे यहाँ पर स्थान मिल जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला और उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। शिशुपाल ने जब अंदर से दरवाज़ा खोला तो उसके सामने दरवाजे पर कौन था? तो कि नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। यानी कि शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला तो उसके सामने नवयुवक खड़ा था और उनके चेहरे से मुस्कुरा कर कहा, यानी कि हंसते हुए उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य इसका मतलब क्या होता है? तो कि सदनसीब। सौभाग्य शब्द का मतलब होता है सदनसीब। अतिथि यानी कि बिना कोई समय, यानी कि बिना निश्चित किए हुए समय पर जो व्यक्ति हमारे घर पर मेहमान बनकर आता है उसे अतिथि कहा जाता है। दूसरा शब्द आया है चरण। चरण का मतलब क्या होता है? तो कि हमारे पैर जो होते हैं, पैर के तलवे, और पैर के तलवे से जो जमीन पर स्पर्श होता है उसे चरण कहा जाता है। और इस चरणों से हमारा घर पवित्र हो जाएगा, इसीलिए आप आइए, पधारिए, ऐसा ब्राह्मण ने उस नवयुवक को कहा। अतिथि को लेकर शिशुपाल ने घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। यानी कि शिशुपाल ने उस जो नवयुवक आया है उसका आदर सत्कार किया, यानी कि उसको आभाव दिया, पानी पिलाया और आसन पर बिठाया, जिसे आदर सत्कार कहा जाता है। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातचीत करने लगे। उस समय की अवस्था का मतलब क्या होता है? उस समय की जो परिस्थिति, अपने राज्य में जो परिस्थिति चल रही है उसे क्या कहते हैं? अवस्था।
तो उस अवस्था, उस परिस्थिति के विषय पर उन्होंने बातचीत करना शुरू किया। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसने विदा ली। दोनों में ये जो परदेशी व्यक्ति और जो जिसका घर है वो ब्राह्मण, दोनों के बीच इस समय जो अपने राज्य में परिस्थिति चल रही है उस परिस्थिति पर वार्तालाप होते हैं। और वार्तालाप होते समय शिशुपाल ने कहा कि आजकल इस राज्य में इस समय बड़ा अन्याय हो रहा है, यानी कि लोगों के प्रति न्याय जो होना चाहिए, छोटे बड़े के बीच में जो गुनाहों के बीच जो जिस तरह का न्याय मिलना चाहिए उसी तरह का न्याय नहीं मिलता, उसे अन्याय कहते हैं। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था, यानी कि इस बात को मानने के लिए परदेशी मानने को तैयार नहीं था। सहमत न था यानी कि मानने में तैयार नहीं था, न मानता था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है। दोष निकालना तो सुगम है यानी कि सुगम है, यानी कि सुगम शब्द का मतलब क्या होता है? तो कि सरल। दोष निकालना तो सरल है, परंतु कुछ करके दिखाना तो कठिन है, यानी कि कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है अवसर। अवसर का मतलब क्या होता है? तो कि मौका। अवसर का मतलब होता है मौका। शिशुपाल कहते हैं कि मौका मिले तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो ये जो परदेशी हैं उसने कहा, तो आप अवसर चाहते हैं? तो शिशुपाल कहता है, हाँ, मैं अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, ऐसा परदेशी कहते हैं शिशुपाल से। तो शिशुपाल कहते हैं, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा, यानी कि परदेशी कहता है शिशुपाल से, कोई अपराधी दंड से न बचेगा, यानी कि कोई अपराधी गुनाह से नहीं बचेगा। तो शिशुपाल कहता है, नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, परदेशी व्यक्ति मुस्कुराकर कहा कि यह बहुत कठिन काम है। ये जो शिशुपाल के घर जो ठहरे हुए परदेशी व्यक्ति हैं उसने मुस्कुराकर कहा कि ये काम तो बहुत कठिन है। और उस ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। यहाँ पर एक मुहावरा आया है, डंका बजाना, यानी कि बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करना, यानी कि मैं न्याय में प्रसिद्ध हो जाऊंगा, न्याय को प्रसिद्ध कर दूंगा, ऐसा वो परदेशी ये जो ब्राह्मण है उन्होंने कहा। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर के बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल से धन्यवाद देकर उसने विदा ली, यानी कि शिशुपाल का यहाँ पर रुकने के लिए जगह देने के लिए धन्यवाद देना। धन्यवाद का मतलब होता है आभार व्यक्त करके उन्होंने विदा ली, यहाँ से वो चले गए। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक हैं। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता,
मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथों से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। यानी कि शिशुपाल के घर, ये जो शिशुपाल नामक ब्राह्मण है उसके घर सिपाही यानी कि सैनिक आए और सैनिक ने क्या कहा कि उन्हें दरबार में चलने के लिए, दरबार का मतलब होता है पुराने ज़माने में जो देसी रजवाड़े थे, तो इस रजवाड़े का जो जहाँ पर राजा बैठते थे और दूसरे लोग, उस राज्य के लोग भी, बड़े बड़े लोग, मंत्री जहाँ पर बैठते थे वहाँ पर, और आम जनता के लिए जहाँ पर बैठकर न्याय करते थे, तो उसे दरबार कहते हैं। तो उस जगह को दरबार कहते हैं और दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल शहम गए। यहाँ पर शहम जाना एक मुहावरा आया है। इसका मतलब ये होता है कि आश्चर्यचकित हो जाना, यानी कि शिशुपाल आश्चर्यचकित हो गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। उसको आश्चर्य हुआ और समझ नहीं सके कि सम्राट अशोक ने उन्हें क्यों बुलाया। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी। यहाँ पर परदेशी शब्द आया है। परदेशी यानी कि जो अपने देश का नहीं है, जो अपने राज्य का नहीं है, उसके लिए परदेशी शब्द का प्रयोग किया जाता है। झूठी सच्ची बात यानी कि फरियाद, झूठी सच्ची फरियाद तो नहीं कर दी ने। राजा से उस परदेशी ने झूठी सच्ची फरियाद तो नहीं कर दी ने। जो परदेशी के साथ जो शिशुपाल ने बातचीत की, तो उस बात को उन्होंने राजा से तो नहीं कर दी ने। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक हैं। यहाँ पर कलेजा धड़कना यानी कि इसका ये एक मुहावरा है। इसका मतलब ये होता है कि चिंतित होना। शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा, कलेजा धड़कने लगा। इस मुहावरे का अर्थ होता है चिंतित होना। शिशुपाल चिंतित हो गए और उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक हैं। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? यानी कि सम्राट जो बोले, सम्राट अशोक ने क्या कहा ब्राह्मण से कि ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, मैं आपको न्याय का मौका देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। यानी कि शिशुपाल ने पहले तो घबरा गए, फिर उन्होंने कहा कि यदि सम्राट अशोक की यही इच्छा है कि मैं न्याय मंत्री बनूं तो मैं तैयार हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। सम्राट अशोक ने कहा, बहुत ठीक है, कल से आप न्याय मंत्री हुए, यानी कि कल से आप न्याय मंत्री का पद संभालोगे। सम्राट ने कहा और अपने हाथ में, सम्राट ने ऐसा कहकर उसने अपने हाथ से अंगूठी यानी कि अंगूठी का मतलब क्या होता है, तो कि जो वीटी पहनते हैं, राज्य की निशानी होती है, ये जो वीटी पहनते हैं ना, उसे अंगूठी कहते हैं। और अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी और यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। राजमुद्रा यानी कि राजमुद्रा का मतलब क्या होता है, तो कि राज्य की निशानी, जो राज्य की निशानी होती है उसे राजमुद्रा कहा जाता है। तो वो सम्राट अशोक के राज्य की निशानी थी। उस राज्य की निशानी नामक अंगूठी को इस न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल के हाथ में पहना दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके प्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को भी किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। अब
शिशुपाल जो नामक ब्राह्मण था वो न्याय मंत्री हैं, और उनके न्याय मंत्री होते उस राज्य में समुचित यानी कि सभी राज्य की जो कुछ भी व्यवस्था थी, सुव्यवस्था, समुचित यानी कि सभी प्रकार की व्यवस्था, सुव्यवस्था थी यानी कि अच्छी व्यवस्था का आरंभ उन्होंने कर दिया। और उनके प्रबंध से यानी कि उन्होंने जो व्यवस्था की, सारे राज्य की जो व्यवस्था की वो पूरी तरह से अच्छी तरह चल रही थी और पूरे राज्य में शांति थी और सभी राज्य के लोग शांति से रहने लगे। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, यानी कि इस राज्य में बसे हुए लोगों को किसी भी प्रकार का डर नहीं था। भय यानी कि डर नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे, यानी कि अपने घर के दरवाजे भी लोग खुले छोड़कर चले जाते थे, जहां अपना काम करना हो वहां पर चले जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। धूम मच जाना यानी कि प्रसिद्ध हो जाना। यहाँ पर एक मुहावरा आया है, धूम मच जाना यानी कि प्रसिद्ध हो जाना। ये जो न्याय मंत्री हैं वो अपनी न्याय की व्यवस्था, सुव्यवस्था के प्रति सुव्यवस्था करके प्रसिद्ध हो गए और पूरे राज्य में उसकी धूम मच गई, यानी कि प्रसिद्ध हो गए उनके न्याय करने के तरीके से, उनके सुप्रबंध करने के तरीके से। उनकी जो व्यवस्था, राज्य के लिए जो व्यवस्था की, उनके लिए वो प्रसिद्ध हो गए। तो विद्यार्थी मित्रों, न्याय मंत्री कहानी के बारे में आज हम यहाँ तक चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो बाकी हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।